Good evening. Good evening. In the last class, we have done items of quality factor, और क्वालिटी फैक्टर का हमने फॉर्मूला क्या ड्राइव किया था? That is Q is equal to क्वालिटी फैक्टर is equal to किससे रिप्रेजेंट करते हैं क्वालिटी फैक्टर को? Q से, and it is equal to 1 by R under root of L by C. और अगर बेटा मैं इसका डेफिनेशन को डिफाइन करूं तो क्वालिटी फैक्टर किसके इक्वल है? इट इज इक्वल्स टू बी एल बाय बी और बी सी बाय क्वालिटी फैक्टर। क्लियर है बेटा सभी को? राइट डाउन न्यू हिडन that is power consumed in series LCR circuit, power consumed in series LCR circuit. अगर बेटा मैं पावर को डिफाइन करूं ऐसे सर्किट के अंदर, पावर का फॉर्मूला दैट इज आई स्क्वायर इनटू आर। डीसी के अंदर हमने पढ़ा। सेकंड फॉर्मूला अगर मैं ओम्स लॉ की वैल्यू से आई की वैल्यू को पुट कर दूंगा, दैट इज वी स्क्वायर अपॉन आर। और सेकंड फॉर्मूला क्या होता है पावर का? दैट इज थर्ड फॉर्मूला that is V into I, और AC के अंदर हम करंट कौन सा यूज करेंगे? RMS वैल्यू यूज करेंगे। ये बात सभी समझते हैं? कौन सा करंट यूज करेंगे? RMS वैल्यू। वोल्टेज भी RMS यूज करेंगे और करंट की वैल्यू भी RMS यूज करेंगे। एसी के अंदर एक और फर्क होता है, दैट इज पावर के साथ एक और चीज मल्टीप्लाई होती है, दैट इज कॉस ऑफ फाई। और इस कॉस फाई को बेटा हम क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर बोलते हैं। कॉस फाई इज कॉल्ड पावर फैक्टर, where phi is angle between current and voltage, where phi is angle between current and voltage। अब अगर बेटा मैं डिफाइन करूंगा एलसीआर सर्किट के अंदर, हमारे को पता है कि ये फेजर डायग्राम सभी को देखना आना चाहिए। अगर ये फेजर डायग्राम आपको सॉल्व करना आता है तो आपका पूरा एसी चैप्टर सॉल्व हो गया। अगर मैं करंट को ले लेता हूं एक्स एक्सिस के अंदर, रेजिस्टेंस के क्रॉस कौन सी वोल्टेज होती है? वो करंट की डायरेक्शन में होती है। इंडक्टर में वोल्टेज क्या करती है? लीड करती है।
और कैपेसिटर में वोल्टेज क्या करती है, लैग करती है ना। तो अगर मैं वोल्टेजेस को ड्रॉ करूंगा तो करंट की डायरेक्शन में ही रेजिस्टेंस की वोल्टेज को ड्रॉ कर दूंगा, दैट इज वी आर। अगर मेरे को इंडक्टर की वोल्टेज को ड्रॉ करना है, करंट एक्स एक्सिस में है, तो इंडक्टर के क्रॉस जो सी वोल्टेज होगी वो वाई एक्सिस में आएगी, दैट इज वी एल। और यहां पर बेटा मेरे को क्लियरली दिख रहा है कि करंट और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। और अगर बेटा मेरे को कैपेसिटर की वोल्टेज को ड्रॉ करना है, तो कैपेसिटर की वोल्टेज करंट से पीछे होती है, कितना पीछे होती है, 90 डिग्री पीछे होती है। मैं फिर से बात को रिपीट कर रहा हूं, रेजिस्टेंस के केस में करंट की डायरेक्शन में ही वोल्टेज होती है, यानी कि वोल्ट वी आर और करंट के बीच में एंगल 0 डिग्री का होता है। वोल्टेज के क्रॉस में सी इंडक्टर के क्रॉस में सी वोल्टेज होती है, वो करंट से 90 डिग्री आगे होती है। और कैपेसिटर के क्रॉस में सी वोल्टेज होती है, वो करंट से 90 डिग्री पीछे होती है। अगर मैं टोटल वोल्टेज निकालनी है, टोटल वोल्टेज मींस वी आरएमएस निकालना है। अब कोई मेरे को कहता है सर इसके क्रॉस वोल्टेज है, वो ध्यान से सुनना, इसके क्रॉस वोल्टेज है वी एल, रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज है वी आर और कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज है वी सी। और लेट्स से आरएमएस वोल्टेज की वैल्यू गिवन है आपको, दैट इज वी आरएमएस इज 200 वोल्ट, यानी कि सोर्स की आरएमएस वोल्टेज कितनी है, 200। और एग्जामिनर ने आपको बोल दिया कि इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज आ रही है लेट्स से 50 वोल्ट और रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज आ रही है 80 वोल्ट। तो बताओ कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज कितनी आएगी। अब बच्चे बोलेंगे सर देखो टोटल 200 तो 200 में से 50 इसके पास आ गई, 80 इसके पास आ गई, बची कितनी 70। तो सर 70 कैपेसिटर के क्रॉस है, नहीं ये गलत है। ऐसा हम करते कब करते, अगर ये कौन सा सप्लाई होता, डीसी सप्लाई होता। ये कौन सा सप्लाई है, एसी सप्लाई है। तो एसी सप्लाई के अंदर हम स्केलरली ऐड नहीं करते, हम कैसे ऐड करते हैं, वेक्टोरली ऐड करते हैं, वी ऐड वेक्टोरली। और वेक्टोरली हम कैसे ऐड करेंगे, अगर बेटा ये VR है, ये VL और ये VC है, तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द एंगल बिटवीन VRMS एज वेक्टर सम ऑफ इंडक्टर प्लस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर प्लस वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। तो अगर बेटा मेरे को रिजल्टेंट निकालना है, किसका रिजल्टेंट निकालना है, सबसे पहले इंडक्टर के क्रॉस जो सी वोल्टेज है और कैपेसिटर के क्रॉस जो सी वोल्टेज है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, हाउ मच इज द एंगल बिटवीन VL एंड VC, 180। और अगर मैं कहता हूं कि भैया VL की वैल्यू ज्यादा है और VC की वैल्यू कम है, तो अगर इन दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री का है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा, VL और VC का, दैट इज VL माइनस VC। अब इन दोनों का रिजल्टेंट VL माइनस VC आ गया। VL माइनस VC और VR के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। और अगर बेटा मेरे को इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, तो मैं पैरेललोग्राम को कंप्लीट करूंगा, I will complete the parallelogram, और मेरे पास बेटा जो सा रिजल्टेंट आएगा VL माइनस VC का और VR का, that will be this voltage VC, and this is VRMS. This is called VRMS value of the voltage. और अगर बेटा मेरे को VRMS की वैल्यू को लिखना है, और अगर मेरे को बेटा VRMS की वैल्यू को लिखना है,
तो बेटा मैं VRMS की वैल्यू को क्या लिखूंगा, दैट इज VRMS इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ VL माइनस VC, क्योंकि अगर दो वेक्टर्स के बीच में VL माइनस VC और इसके बीच में एंगल 90 डिग्री का तो हमारे पास क्या देगा, दैट इज VR का होल स्क्वायर। ये VRMS आ जाएगा हमारे पास, ये VRMS है और ये IRMS है। टोटल वोल्टेज और टोटल करंट के बीच में जो एंगल होगा, दिस एंगल इज कॉल्ड फाई। और यहां पर अगर बेटा मेरे को cos फाई निकालना है तो cos फाई का वैल्यू किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू बेस्ड अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज VR अपॉन VRMS। और अगर VRMS की वैल्यू पूरी लिखूंगा तो बेटा मैं यहां पर लिख सकता हूं VRMS की वैल्यू, यहां पे सभी को now so these are the formulas of power delivered in a LCR circuit। तो cos फाई को कैसे निकालना है आपको पता चल गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर R की जगह पर हम क्या यूज करेंगे, Z। टोटल रेजिस्टेंस इज Z, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, XL, R एंड XC। तो यानी कि यहाँ पर हम टोटल रेजिस्टेंस को यूज करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस किसके इक्वल आएगी, Z के इक्वल। और Z का वैल्यू किसके इक्वल होता है, दैट इज अंडर रूट ऑफ XL माइनस XC होल स्क्वायर प्लस R। वेरी गुड, यहाँ तक क्लियर है। Now I will discuss case 1 for pure resistive circuit। तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास इंडक्टर की वैल्यू कितनी गिवन है, 0, और कैपेसिटर की वैल्यू कितनी गिवन है, 0। यानी कि सर्किट के अंदर ये भी नहीं है, कैपेसिटर भी नहीं है, सिर्फ वोल्टेज लगी हुई है किसके क्रॉस, रेजिस्टर के क्रॉस। तो अगर सिर्फ वोल्टेज रेजिस्टर के क्रॉस लगी हुई है तो रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इंडक्टर की रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 0, और कैपेसिटर की भी रेजिस्टेंस कितनी होगी, 0। इस सर्किट के अंदर क्या लगा हुआ है, सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और एक एसी सोर्स लगा हुआ है। तो अगर रेजिस्टेंस 0 है तो यहां पर हमारे पास VL भी नहीं होगा, VC भी नहीं होगा, तो VL भी 0 होगा, VC भी 0 होगा। तो पूरा का पूरा वोल्टेज VRMS किसके क्रॉस आएगा, VR के क्रॉस ही आएगा, क्योंकि ये दोनों टर्म्स तो क्या होगी, 0 होगी। तो सारी की सारी वोल्टेज रेजिस्टर के क्रॉस ही आएगी। और अगर बेटा मैं यहां पर, तो मैं ये कह सकता हूं कि VRMS की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, VR के इक्वल हो जाएगी। ये बात सभी को समझ में आती है। ये VRMS VR के इक्वल कब होगा, when VL is equals to 0 and VC is also equals to 0। देखो ये दोनों टर्म 0 होगी तो ये सारी टर्म 0 होगी, प्लस VR का होल स्क्वायर का रूट, तो स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल हो गया, VRMS का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, VR के इक्वल आ जाएगा। तो अगर VRMS VR के इक्वल हो गया तो cos फाई किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। तो फाई का वैल्यू किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास अगर ओनली रेजिस्टिव सर्किट होगा तो IRMS भी ऐसे है और ये VRMS भी कैसे आएगा, ऐसे ही आएगा, और फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास ओनली रेजिस्टिव सर्किट के अंदर फाई का वैल्यू क्या है, 0। तो cos फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। तो बेटा मेरे पास पावर डिलीवर्ड कितनी आ जाएगी, दैट इज IRMS इनटू IRMS होल स्क्वायर इनटू Z इनटू cos 90 डिग्री 0 डिग्री एंड cos 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। तो बेटा मेरे पास पावर कितना आ जाएगा, दैट इज IRMS होल स्क्वायर इनटू, और Z की वैल्यू R इक्वली, क्योंकि XL XC तो 0 ही है। यहां तक सभी को क्लियर है, ओनली रेजिस्टिव सर्किट।
उसके बाद अगर मैं केस 2 की बात करूं, दैट इज ओनली इंडक्टिव सर्किट। ओनली इंडक्टिव सर्किट के अंदर हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 है, सिर्फ इंडक्टर लगा, और इंडक्टर के अंदर हमारे पास सिर्फ एक्सएल आएगा, एक्सी भी 0 के इक्वल होगा और आर भी इक्वल टू 0 होगा। तो ओनली इंडक्टर के केस में आप मेरे को बता सकते हो फाई की वैल्यू क्या होगी? ओनली इंडक्टर के केस में फाई की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री होगी। फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? देखो VR की वैल्यू क्या है? 0, क्योंकि रेजिस्टेंस तो है ही, और BC की वैल्यू कितनी क्या है? 0। तो आपके पास सिर्फ एक ही वोल्टेज होगी। कौन सी एक वोल्टेज है? दैट इज VL। और अगर बेटा आपके पास BC भी 0 और VR भी 0 है, तो VRMS किसके इक्वल होगा? VL के इक्वल होगा। समझ रहे हो ना? तो आपके पास VRMS ऐसे करके आएगा और IRMS ऐसे करके। और वैसे भी मेरे को, जब मैंने ओनली इंडक्टिव सर्किट किया था स्टार्टिंग के अंदर, तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जैसे वोल्टेज होती है वो लीड करती है। ओनली इंडक्टिव के सर्किट के अंदर वोल्टेज क्या करती है? लीड करती है करंट से। कितना? π/2। और ओनली कैपेसिटिव सर्किट के अंदर वोल्टेज क्या करती है? लैग करती है। कितने से? π/2। यहाँ तक सभी को समझ में आता है? तो फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बेटा अगर मैं यहाँ पर पावर की बात करूंगा, तो पावर कितना आ जाएगा? दैट इज IRMS constant into z into cos of 90 डिग्री, एंड cos 90 डिग्री किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है। तो बेटा यहाँ पर पावर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगा। सिमिलरली इन केस 3 ओनली कैपेसिटिव सर्किट, हमारे पास सिर्फ XC की वैल्यू होगी, ठीक है। फाई यहाँ पर कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर बेटा पावर कितनी आ जाएगी हमारे पास? 0 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि cos 90 डिग्री पुट करेंगे तो पावर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। तो यानी कि अगर सर्किट के अंदर सिर्फ कैपेसिटर लगा होता है, अगर कोई कैपेसिटर अकेला लगा होगा, तो क्या ये कोई पावर को कंज्यूम करेगा? कोई पावर को कंज्यूम करेगा? नहीं करेगा। अकेला इंडक्टर लगा हुआ है, ये पावर को कंज्यूम करेगा? नहीं करेगा। इसकी पावर कितनी है? 0। रेजिस्टेंस पावर को कंज्यूम करेगा। बात सभी को समझ में? ये सारी चीज को बेटा नोट करो।
हाँ जी बेटा, नेक्स्ट हेडिंग बेटा देखो, बेटा वॉटलेस करंट एंड वॉटफुल करंट, ठीक है, these are the two different words, these are not the same words, but we are going to cover in the same topic. तो सबसे पहले बेटा वॉटलेस करंट की डेफिनेशन को लिखो। Whatless current is that component of the circuit current whatless current is that component of the circuit current due to which power consumed in the circuit is zero. Power consumed in the circuit is zero. और बेटा दो लाइन छोड़ के वॉटफुल की बेटा डेफिनेशन लिखो। Wattful current is that component of current. Wattful current is that component of current due to which power is consumed in the circuit.
due to which power is consumed in the circuit. देखो बेटा, अब इसके नाम से ही क्लियर है, वॉटलेस जो ऐसा करंट जो पावर को कंज्यूम नहीं करता, वॉटफुल जो पावर को कंज्यूम करता। अगर मैं यहां पर डिस्कस करूंगा बेटा, ओनली इंडक्टर के केस के अंदर हमारे पास करंट का वैल्यू होता है, बट इसमें जितना भी करंट होता है वो कोई भी पावर को कंज्यूम नहीं करता। तो ओनली इंडक्टिव सर्किट के अंदर जितना भी करंट होगा वो कौन सा करंट होगा? दैट विल बी वॉटलेस करंट। सिमिलरली कैपेसिटर के अंदर जितना भी करंट होगा वो कौन सा करंट होगा? वॉटलेस करंट होगा, क्योंकि वो किसी पावर को कंज्यूम भी नहीं कर रहा। और रेजिस्टेंस के अंदर जो करंट है वो कौन सा करंट है? वॉटफुल करंट, क्योंकि वो वाला करंट पावर को कंज्यूम कर रहा है। अगर बेटा मैं यहां पर डिस्कस करता हूं कि अगर लेट्स से हमारे पास एलसीआर सर्किट है, देखो बेटा बहुत ध्यान से समझना, यहां पर ये सेम सर्किट डायग्राम के अंदर हमने करंट कौन से डायरेक्शन में बनाया था? एक्स एक्सिस में बनाया था। तो हमारे पास करंट का वैल्यू एक्स एक्सिस में है एंड दिस इज IRMS। हमारे पास तीन वोल्टेजेस थी, VR, VC और VL, और इन तीनों का रिजल्टेंट कौन है? इन तीनों का रिजल्टेंट कौन है? VRMS। और बेटा मैंने VRMS को कुछ डायरेक्टली ऐसे बनाया, दैट इज दिस इज VRMS। IRMS और VRMS के बीच में जो एंगल है दैट इज कॉल्ड phi, दैट इज फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। अब बेटा मैंने यहां पर क्या किया, I have divided this current IRMS into two parts, ठीक है? इसको दो पार्ट्स के अंदर ब्रेक डाउन किया। पहला पार्ट कौन सा है? इन द डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज। अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर ये IRMS है और अगर मेरे को इस करंट का कंपोनेंट वोल्टेज की डायरेक्शन में देखना है, आपको कंपोनेंट्स ब्रेक डाउन करने आते हैं ना बेटा? अगर लेट्स से ये हमारे पास फोर्स F है एंड दिस फोर्स F इज मेकिंग एन एंगल थीटा, तो थीटा के साथ वाला ये कंपोनेंट कितना आएगा? F cos थीटा, और ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट कितना आएगा? सिमिलरली बेटा यहां पर ये IRMS है, IRMS का VRMS की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा दैट इज IRMS cos थीटा। और बेटा IRMS का VRMS की जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा दिस इज IRMS sin phi। ठीक है, बेटा एक बच्चा बाहर जाएगा, ठीक है? कौन होगा? ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अब बेटा मुझे एक, मैं क्या काम कर रहा हूँ, IRMS cos phi है, इसको इस करंट को मैं नाम दे देता हूँ I1, और IRMS sin phi जो सा करंट है बेटा, इसको मैं नाम दे देता हूँ I2, ठीक है? अच्छा मुझे बताओ I1 और वोल्टेज के बीच में, I1 और वोल्टेज के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री, क्योंकि वोल्टेज और करंट का डायरेक्शन सेम। I2 और वोल्टेज के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये बात सभी को क्लियर होगी पक्का? अब बेटा जो पावर का फॉर्मूला अभी जो मैंने आपको लिखवाया था, दैट इज पावर इज इक्वल्स टू IRMS into VRMS into cos of phi। तो बेटा मेरे पास अगर मैं पावर निकालता हूं कौन से करंट की, लेट्स से
I1 करंट की पावर निकालता हूं, तो I1 करंट की पावर कितनी होगी? दैट इज I1 इंटू VRMS इंटू कॉस ऑफ, बताओ I1 और VRMS के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। और I1 की अगर बेटा मैं वैल्यू को पुट करता हूं तो इट इज इक्वल्स टू IRMS VRMS, हाँ IRMS cos phi इंटू VRMS, और cos 0 कितना हो गया? 1 हो गया। और नेट पावर कितनी आ गई बेटा मेरे पास? दैट इज IRMS इंटू VRMS इंटू कॉस ऑफ फाई। तो इसके कारण पावर आ रही है, कौन से करंट के कारण? कौन से करंट के कारण? I1 करंट। और I1 करंट कौन सा है? दैट इज IRMS cos फाई। क्लियर है सभी निशान? Similarly beta, if I will calculate the power due to I2 current, I2 करंट के कारण पावर कितनी होगी बेटा हमारे पास? दैट इज I2 into VRMS करंट into VRMS, और I2 और VRMS के बीच में एंगल कितना है? I2 and VRMS के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री का एंगल है। और cos 90 डिग्री कितना होगा? 0। तो आपके पास बेटा पावर कितनी आ गई? 0। बात भी समझ गए? तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर जो सा मेरा I1 करंट है, I1 किसके इक्वल है? दैट इज IRMS cos phi। इसके कारण पावर आ रही है ना, तो ये करंट कौन सा हुआ? वाटसन करंट। और जो सा I2 करंट है विच इज IRMS sin phi। तो इस करंट के कारण, I2 करंट के कारण हमारे पास पावर कितनी आ रही है? 0। तो IRMS sin phi किसके इक्वल होगा? वाटलेस। तो बेटा बेसिकली अगर आपको एग्जाम के अंदर वाटलेस करंट पूछ दिया जाता है, आप IRMS वैल्यू करंट को निकालो, उसको sin phi से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वाटलेस करंट आएगा, cos phi से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वाट फुल करंट आएगा। This is the watt-full current and this is watt-less current। इस चीज को पैटर्न होगा। ये डायग्राम को बना लो बेटा, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पर हेडिंग पावर ड्यू टू करंट I1, तो यहाँ पर हेडिंग पावर ड्यू टू करंट I2, और एंड में बेटा ये रिजल्ट को लिखिए।
better write down one question. An AC circuit is having an inductor and a resistor connected in series draws power of 560 watts. From AC source that is 210 volt 50 hertz. It's 60 hertz. Full stop. If the power factor of the circuit is 0.8, calculate impedance of the circuit. Calculate impedance of the circuit. Calculate impedance of the circuit. करो बेटा सही है. When you decide